अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप तक अभी इत्तलात पहुंच चुकी होंगी कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। और इस हमले की क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या ये जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगा, क्या हम जंग अजीम सोइम की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल हमारे लिए पाकिस्तान के हवाले से ये बढ़ती हुई टेंशन के क्या असरात होंगे, इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंडर कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद इंतज़ार किए बगैर उसको सब्सक्राइब करें, टल्ली ऑन कर लो और जो व्लॉग आपको अच्छा लगे उसको मज़ीद लोगों तक भी शेयर किया करें। तो नाज़रीन, आप तक इतलात पहुंची होंगी कि अभी तक ईरान ने इसराइल पर कोई 300 के लगभग ड्रोन अटैक किए हैं और मिज़ाइल के ज़रिए हमले किए हैं। और ये 3 मुख्तलिफ़ जगहों से हुए हैं। ये ईरान से भी हुए हैं, ये इराक़ से भी हुए हैं और ये यमन से भी हुए हैं। इराक़ और यमन से ईरान ने किस तरह हमले किए इस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी ये है कि ईरान ने जो किया है इसके बाद आगे क्या होने जा रहा है और ईरान ने ये क्यों किया है। ईरान ने ये इसलिए किया है कि 1 अप्रैल को ईरान के एक दमिश्क में, यानी कि शाम में, उनके कौंसलेट पर हमला हुआ। एक मिज़ाइल से अटैक किया गया जिसके नतीजे में उनके एक मेजर जनरल रज़ा हामदी ज़ाहिदी और उनके साथ 3-4 और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड थे उनकी शहादत हुई। और ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। 2020 में उनके जो एक कासिम सुलेमानी जनरल थे उनको मारा गया था और उसके बाद से वो अमेरिका ने अटैक किया था। उसके बाद से ये अब जो एक इसराइल की तरफ से ये हमला हुआ। ये जो जनरल साहब जो उस हादसे में शहीद हुए, मिज़ाइल के अटैक में शहीद हुए, वो कुद्स फोर्स के कमांडर थे। कुद्स फोर्स जो है वो आप समझें कि जैसे जो अमेरिका की CIA+ है, यानी कि ये इस तरह के इंटेलिजेंस जिनके काम मुख्तलिफ़ जगहों पे जो गुरिल्ला फोर्सेस हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिस तरह ISI वाले मुख्तलिफ़ ममालिक में नॉन स्टेट एक्टर्स को एक सपोर्ट कर रहे होते हैं या अपने फॉरेन मिशन पे लगे होते हैं। ये काम जो है कुद्स फोर्स जो है वो ईरान की तरफ से कर रही होती है कि जिसकी ज़िम्मेदारी में हिज़्बुल्लाह को असला फ्राहम करना, मुख्तलिफ़ जगह पे जो उनकी ट्रेनिंग्स हैं, अपनी प्रॉक्सीज़ जो हैं उनको एक्सपेंड करना, वो वाले मामलात शामिल होते हैं। तो जब ये हमला हुआ जो उनके सफारतखाने पर, तो तब से ये एक एनालिसिस चल रहे थे, तजिए हो रहे थे कि क्या ईरान इसका जवाब देगा या नहीं देगा। ईरान के जो रूहानी पेशवा हैं उन्होंने तो कहा था कि इसराइल को वो पनिश करेंगे। लेकिन यह है कि ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ईरान ने कभी डायरेक्ट हमला नहीं किया। ज़्यादातर वो अपनी जो एक प्रॉक्सीज़ हैं, जो प्राइवेट मलेशियाज़ हैं, उनके ज़रिए वो जवाब देता है इसराइल को। तो इस लिहाज से ये एक अबहाम मौजूद था। लेकिन उसके साथ साथ ख़बरें आ रही थी कि ईरान अपनी तैयारी कर रहा है कि उसने जवाब देना है। तैयारी की एक एग्जैक्ट सूरत हाल का आइडिया नहीं हो रहा था। अब यह है कि ईरान ने उसका जवाब दिया है। अब चलाने को तो उन्होंने कोई 300 ड्रोन और मिज़ाइल चलाए हैं, लेकिन क्या उनमें से कोई जाकर लगा है, इसराइल को कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। इसराइल का ये दावा है कि हमने उनको रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया है। उधर जो है वो बरतानवी फोर्सेस भी हैं, अमरीकी फोर्सेस भी हैं और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हरकत में आ गया। और जवाब उसके नतीजे में उन्होंने ड्रोन्स जो हैं उनको भी रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया। ड्रोन्स भी कोई बड़े को हाई क्वालिटी के ड्रोन्स नहीं थे, कोई 200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने वाले ड्रोन थे। कोई 50 kg तक वो एमुनिशन भी साथ लेकर जा सकते थे। लेकिन ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में कोई बड़े को सोफिस्टिकेटेड किस्म के वेपन तसव्वुर नहीं किए जाते। तो वो ज़्यादातर जो हैं वो रास्ते में इंटरसेप्ट हो गए, उनको नकारा बना दिया गया। कोई जो है कोई 2-4-300 में से वो उधर जाके इसराइल में लगे हैं और कोई उनसे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब एक तो ये इसराइल का दावा है। बाकी जो एक दूसरी ओपिनियन आ रही होती है, लेकिन उसके बारे में कोई ऐसी कोई सॉलिड मालूमात नहीं है। वो ये है जी कि इसराइल जो है उसको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो कि इसराइल अपना बताना नहीं चाह रहा। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये ऐसा हुआ तो ये चीज़ें कुछ दिनों तक अय्यां हो जाएंगी।
अब ये नुकसान भी इस बात का अंदाज़ा लगाएगा कि इसराइल इस पर क्या करेगा। जहाँ तक ईरान का मौक़िफ़ है, ईरान ने इन हमलों को कहा है जी कि हमने, आप समझें कि हमारा जो टेंशन शुरू हुई थी वो इन हमलों के बाद कंक्लूड हो गई है। मतलब ये है कि हमने शाम में होने वाले हमले का जवाब दे दिया है, और हम, मतलब यह है कि हमको मज़ीद हमला नहीं करेंगे। और यही बात ईरान ने जो एक यूएन का चार्टर है उसके एक क्लास होती है 51, उसको इन्वोक किया है। उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा जी कि हमने अपने जो सेल्फ़ डिफेंस में ये काम किया है। अब आपको, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसराइल ने शाम के हवाले से जो हमला किया था उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली थी। उन्होंने कहा था जी कि उन्होंने ज़िम्मेदारी लिए बगैर कहा कि जिसने भी किया है ठीक किया है, क्योंकि इसराइल वाले समझते हैं कि जो हिज़्बुल्लाह को जो एक तक़वियत मिली है या उनको जो असला जाता है वो शाम के ज़रिए जाता है, या प्राइवेट मलेशिया की जो ट्रेनिंग होती है वो इधर से होती है, लिहाजा वो कोई ना कोई उधर अटैक करते रहते हैं। लेकिन हर एक को अंदाज़ा था कि ये काम इसराइल ने किया है। अब यह है कि आगे क्या होगा, सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है या नहीं हो सकती, इसका जो इन्हिसार है वो ओवरऑल इसराइल के रिस्पांस पर होता है। इसराइल जो कि ऑलरेडी एक हमास के साथ जंग लड़ रहा है और उसके ज़्यादा वो बज़ाहिर ग्राउंड पर उधर जंग जीत रहा है, लेकिन आलमी सतह पर वो नाकाम हो रहा है। जो एक पब्लिक ओपिनियन की जंग है उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो रहा है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो अमेरिका में राय आमा इसराइल के ख़िलाफ़ हो रही है, और जो अमेरिकी हुकूमत है, बाइडन की हुकूमत है, उस पर ये बड़ा प्रेशर आ रहा है कि इसराइल से हमें एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। क्या इस सूरत में वो काम कर सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है, जो इसराइली वज़ीर आज़म है, उसने कहा कि हम जो है यानी कि अगर जो हमें नुकसान पहुँचाएगा, नेतन्याहू ने कोई 2 दिन पहले यानी कि 12 अप्रैल को ये बात की कि जो हमें नुकसान पहुँचाएगा हम उसका जवाब देने का हक़ रखते हैं। और ये बात उसने बाइडन के साथ भी की, अमरीकी सदर के साथ। अमरीकी सदर ने भी कहा जी कि इसराइल की सिक्योरिटी अमरीकी ज़िम्मेदारी है, तो हम इनको मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्या अमरीका चाहेगा कि वो डायरेक्ट इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो? ऐसा लगता नहीं है। और उसका एक वजह यह है कि हाल ही में कुछ अर्सा पहले, जब आपको याद होगा कि पाकिस्तान में ईरान ने हमला किया था, उस टाइम इराक़ में भी हुआ था और उधर कोई अमेरिकन एम्बेसी के करीब अटैक किया था। और इसी तरह जो कोई उर्दन में भी उनके कोई 2-3 जो फ़ौजी थे वो मारे गए थे, और ये ख्याल था कि वो हिज़्बुल्लाह ने मारे हैं। तो इसराइल, अमेरिका ने उस टाइम भी रिस्ट्रेन शो की थी। अब जो है अमेरिका जो कि इस टाइम यूक्रेन की जंग में भी फंसा हुआ है, उधर वो नहीं, उसके लिए ये इधर आना सिर्फ ये तो नहीं है कि उसने ईरान के साथ लड़ना है। अगर वो इधर आता है तो रशिया के साथ भी उसकी जंग होगी। दूसरा ये है कि चाइना जो है वो चाइना डायरेक्ट इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नहीं होता। इस टाइम जो दुनिया में तीसरी बड़ी फोर्स इकानमी और दिफा के बाद है वो डिजिटल जो कंपनीज़ हैं वो हैं। तो चाइना की अपनी जो डिजिटल कंपनी है उसके ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए उसने जो अमेरिका से बदला लिया ऑलरेडी, वो ये है कि तमाम अमरीकियों को इसराइल के ख़िलाफ़ कर दिया है। और इसीलिए अमरीकी जो हैं वो चाह रहे हैं कि किसी तरह टिकटॉक जो है उसको बैन किया जाए, इसको अमेरिका में देखने पर पाबंदी लगाई जाए। तो लिहाजा अगर कोई इस तरह की सूरत हाल बनेगी तो इससे ओवरऑल जो एक आलमी रायम है वो मज़ीद ये ख़दशा है कि इस टाइम पे कि जब ऑलरेडी इसराइल पूरी दुनिया में विलन बना हुआ है, तो जो सोशल मीडिया की दुनिया है उसमें भी उसको मज़ीद विलन बनाया जाएगा। ईरान हो सकता है हीरो बन जाए, और रशिया जो है, रशिया भी इस जंग में ईरान को सपोर्ट करे। एक जो चीज़ उनको एक सुपरसोनिक मिसाइल हैं रशिया के, वो एक ख़्याल ये भी किया जाता है कि वो ईरान को फ्राहम किए गए हैं। तो जो एक दफ़ाई तजिया नगार हैं वो समझते हैं कि ईरान का, अगर ईरान पर कोई हमला होगा तो ईरान क्या उन मिसाइल को इस्तेमाल करेगा, और उसकी डिजिटल की जो है वो रशिया के पास है। मतलब यह है कि जैसे आपने हथियार लिया हुआ है, उनकी मर्ज़ी के बगैर आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर ईरान पर कोई मज़ीद हमला होता है और उसके जवाब में वो मिसाइल चलते हैं, तो वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो इसराइल के अंदर जाकर हिट भी कर सकती है, जिसके नतीजे में एक जो जंग है वो मज़ीद फैल भी सकती है। तो अब ये सारी सूरत हाल जो है इसमें जो अभी कुछ कहना बाकी है
कि क्या ये जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है, लेकिन बात वही है कि ईरान ने जिस तरह पहले कभी हमला किया नहीं था और इस दफ़ा उन्होंने डायरेक्ट अमेरिका को इसराइल को टारगेट करने की कोशिश की है, तो लिहाजा जिस तरह माजी से हट के ये काम हुआ है, तो आइंदा ये भी हो सकता है कि बज़ाहिर तो लगता है कि जंग ना हो, लेकिन जंग हो भी सकती है। अच्छा, ये जो बात लगता है कि जंग ना हो, ईरान जो है वो डायरेक्ट हमला क्यों नहीं करता, और इसमें उस बात का जवाब आ जाएगा जो आपको मैं कह रहा था कि जो इराक़ और यमन से हमले किस तरह हुए। तो नाजरीन, आपको ज़रा थोड़ा सा मैं एक ब्रीफली मैं बयान कर दूं कि इसराइल और जो ईरान के ताल्लुकात कुछ शुरू से ख़राब नहीं है। ईरान उन ममालिक में से है कि जिन्होंने इसराइल को बनने के बाद, इसराइल के वजूद कायम होने के बाद जिन ममालिक ने शुरू में ही इसराइल को तस्लीम किया था, उनमें से ईरान एक शामिल है। और ये उनके ताल्लुकात जो हैं हमेशा बहुत अच्छे रहे, सो मच के जो ईरान को कोई दफ़ाई ज़रूरियात इसराइल पूरी करता रहा, उनकी दफ़ाई तरबियत उनकी अफवाज को इसराइल वाले देते रहे, टेक्नोलॉजी इसराइल को ईरान को फ़राहम करते रहे, ईरान जवाब में उनको तेल फ़राहम करता रहा, और ये एक रिक्वायरमेंट थी दोनों ममालिक की। इसराइल जो है उनको भी अरब ममालिक से ख़तरा था, ईरान जो है वो भी अपने आप को अलग से चौधरी समझता है, उसको भी जो 22 अरब ममालिक हैं उसको लगता था कि इसके लिए मुझे कोई इलाके में ऐसा बंदा चाहिए या मुल्क चाहिए कि जिसके साथ उसके मसाइल हों। तो लिहाजा वो उस टाइम से एक उनकी आपस में एक इत्तेहाद आ रहा था। जब ये ईरान में इनकलाब आया है 1979 में, तो उसके बाद ये इत्तेहाद जो है उनका टूट गया, और फिर जिस तरह हमने और फिर 1982 में जब इसराइल ने लबनान में मुदाखलत की, तो ईरान ने फ़र्स्ट टाइम उधर अपने प्रॉक्सीज़ बनाना शुरू कर दी। अब ये ज़हन में रखिए कि ये वही टाइम है कि जब हमने इधर जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करना शुरू किया, ईरान ने दूसरे ममालिक में उसने भी उसी टाइम पे ये काम शुरू किया। तो हिजबुल्लाह जो है उसको ट्रेन किया गया, जो कि पहले एक अंडरग्राउंड फोर्स थी, और इसराइल जो है वो जो PLO पैलेस्टाइन लिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उनको उधर से निकालने के लिए लबनान में दाखिल हुआ, और उसके जवाब में ये जो हिजबुल्लाह है वो तैयार हो गई, और हिजबुल्लाह ने फिर इसराइल को निकालना शुरू कर दिया, और एक स्टेज पर उन्होंने खुदकश हमले शुरू कर दिए इसराइल को निकालने के लिए, और तकरीबन 2000 तक इसराइल को उधर से निकलना पड़ा। ये एक वाहिद जगह है कि पूरे अरब में कि जिधर से इसराइल जो है वो किसी मुआहदे के बगैर एक शिकस्त खुर्दा मुल्क की तरह एक दूसरे मुल्क से उसको निकाला गया, और वो हिजबुल्लाह ने निकाला था। तो हिजबुल्लाह जो है यानी कि वो एक बड़ी लीथल फोर्स बन गई हुई है, ईरान का एक तरह का एक वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, और वो उसकी सबसे बड़ी एक प्रॉक्सी भी समझी जाती है हिते में कि जिसके ज़रिए वो ऑपरेट करता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान अटैक नहीं करता, और उन्होंने ही आगे जो अपने जो एक नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो उधर इराक़ में भी तैयार किए, उधर यमन में ये जो हूथीज़ हैं इनको तैयार किया, तो उनको असला भी फ्राहम किया। अभी जो अटैक्स हुए हैं इराक़ से और उधर से यमन से, वो हूथीज़ ने किए हैं या कि इराक़ी शिया जो हैं उन्होंने किए हैं। तो उनके पीछे जो है उनको सबको तैयार करने वाला है वो हिजबुल्लाह है, जो कि एक इसराइल के लिए एक ड्रोना ख्वाब बना हुआ है, और पूरे रीजन में जो है उनकी एक पेनिट्रेशन जो है वो है। तो अभी मेरे ख्याल है कि व्लॉग लंबा हो रहा है हिजबुल्लाह के हवाले से, या और जो इस हित्ते में जो सूरत हाल चल रही है वो क्यों हो रही है, उसकी क्या वजूहात हैं, मुहरकात क्या हैं, इन पर हम बात करते रहेंगे आने वाले टाइम में, अगर ये मामला आगे बढ़ता है। अगर नहीं बढ़ता तो आज के इस व्लॉग को आखिरी समझिए, जब तक कि दोबारा कोई टेंशन बढ़ती नहीं है। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।